Jamna Bhai Narsi School hosts today's session, which I have named as Choosing Right Stream After 10th Based on Aptitude. Now, जब हम करियर की बात करते हैं तो 4 पैरामीटर्स के ऊपर असेसमेंट जो है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। बच्चे को ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, इन 4 चीज़ों की असेसमेंट कॉम्बिनेशन के साथ अपना सही करियर आगे पिकअप करना चाहिए। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं 3 चीज़ कवर करूंगा। फर्स्ट, I will talk to you about the subject combinations available after 10th in Indian education system. As we all know, 2022 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, जहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की हम प्राइमरीली बात करेंगे रादर देन जस्ट स्ट्रीम्स। सो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आई विल शेयर विद यू सेल्फ असेसमेंट टूल, जिसके अंदर हम एप्टीट्यूड असेसमेंट की बात करेंगे। एप्टीट्यूड असेसमेंट के बेसिस के ऊपर आप 10th के बाद का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से सिलेक्ट करें वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और आज के सेशन में हम 325 से ज्यादा प्रोफेशंस की बात करेंगे। सो आई एम श्योर दिस सेशन विल बी ऑफ लॉट ऑफ बेनिफिट एंड इंफॉर्मेशन टू यू। कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज डोंट वरी। सेशन के एंड पे आई विल नॉट टेक मोर देन 30 to 35 मिनट्स। उसके बाद मैं पीसफुली आपको 25 मिनट्स का टाइम दूंगा आपके क्वेश्चंस पूछने के लिए। जो भी आपका क्वेश्चन है वो एक सिंगल शॉट, सिंगल क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर एंड ऑफ द सेशन चैट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। आई विल सीक्वेंशियली पिक अप ऑल द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। वन रिक्वेस्ट, एक तो क्वेश्चन को ब्रेक करके मत डालिएगा, आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट। दूसरा, प्लीज डोंट पुट योर क्वेश्चन टाइम एंड अगेन। सिंस आई विल बी गोइंग इन अ सीक्वेंस, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने क्वेश्चन को बहुत दफा कॉपी पेस्ट करके मत डालिए। आई विल पीसफुली कम टू योर क्वेश्चन एंड आंसर योर क्वेश्चन फॉर श्योर। एज मैम अय्यर ऑल्सो सेड, दिस सेशन विल बी मोस्ट सुटेबल पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए जो इस टाइम पे 9th या 10th ग्रेड में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे 10th ग्रेड में पढ़ रहे हैं उनको मैं हमेशा पूछता हूं, डू यू नो व्हाट इज द आयरनी ऑफ 10th? क्या चीज 10th में आने पे बदल जाती है? सबसे पहली चीज है आप एडल्ट हो जाते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम साइकोमेट्रिक पर्सपेक्टिव मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप एडल्ट हो जाते हैं जैसे ही आप 10th में आते हैं। लेकिन आपके आसपास कोई भी ये विश्वास करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जितने भी आपके आसपास आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबके लिए आप बच्चे थे, बच्चे हो और बच्चे ही रहने वाले हो। सो दिस इज फर्स्ट आयरनी ऑफ 10th. Second is you start getting to hear no for everything. आप कुछ भी चीज के लिए पेरेंट्स के पास जाओ, आपको हमेशा सुनने को मिलता है, नो दिस इज 10th grade, 10th grade is very important, you will have board exams, you have to perform very well in the board exams. So हमारा एक सोसाइटल कल्चर ऐसा है कि 10th is supposed to be a very heavy dose time, heavy dose task. और थर्ड आयरनी है, you start getting free consultation from all adults whom you meet. So जो बच्चे 10th में आ जाते हैं, I start calling them young adults. So young adults जब भी किसी adult को मिलते हैं, मेरे जैसे को, they will have a lot of ज्ञान, और वो ज्ञान जो है वो free flowing ज्ञान होता है। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे, I was doing a research with one of my friends at IIM Ahmedabad, trying to figure out कि ये जो यंग एडल्ट्स को ज्ञान बांटने वाली पब्लिक है, ये कौन सी कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है। तो वी आइडेंटिफाइड 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल आर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, जो आपके दोस्त हैं, उनके मम्मी पापा। किसी के भी घर चले जाओ, गलती से उसके पिताजी माताजी आपको पकड़ लेंगे, बेटा मैं बताता हूं तेरे को करियर में क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं तेरे को करियर में क्यों करना चाहिए। Second category of people which we figured out are friends, parents, friends, जो आपके मम्मी पापा हैं उनके जो दोस्त हैं, that is second category of people जो आपको ढेर सारा ज्ञान देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। और थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी जो आपको ढेर सारा ज्ञान बांटती है, उस कैटेगरी को मैं बोलता हूं रिलेटिव्स। अब इन तीनों कैटेगरीज के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पहले हम ये फिगर कर रहे थे कि ये लोग क्यों आपको ज्ञान बांटते हैं, तो उसका आंसर जो था वो बड़ा अम्यूजिंग आंसर बाहर आया। आपसे वो शेयर करता हूं बिफोर आई मूव अहेड।
इसका आंसर हमको ये मिला कि ये लोग सब यंग एडल्ट्स को ज्ञान इसलिए बांटते हैं क्योंकि उनके खुद के बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। सो किसी को तो अपनी बात सुनानी है, सो ऑब्वियसली दे ट्राई टू फिगर आउट कि किसी दूसरे के बच्चे को पकड़ो। द पॉइंट इज व्हाई दे मे नॉट बी, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट, बट दे मे नॉट बी द राइट पीपल टू गिव यू गाइडेंस इज वन, many of them are fascinated with their own careers। मैं खुद सीए हूं, मैं पूरी दुनिया को बताता हूं कि सीए ही सबसे अच्छा करियर है, सबको सीए ही करना चाहिए। दे आर पीपल जिनको हम कहते हैं दे आर फैसिनेटेड विद देयर ओन careers or their own professions। Second are who are you know who could not get into a profession which they wanted to get into। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया। मैं लॉयर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया। मैं डिजाइनर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया। तो मेरे माइंड में एक ब्लैक स्पॉट रह गया, जिसके कारण मैं कोई भी यंग एडल्ट, यंग बच्चा मेरे को मिलता है, मैं उसको यही बोलता हूं कि तेरे को ये प्रोफेशन में जाना चाहिए, ये प्रोफेशन में जाना चाहिए। ये दोनों केसेस बहुत वल्नरेबल केसेस हैं, बिकॉज इन दोनों केसेस के अंदर आपका जो एक वजूद है, आपका जो एक स्ट्रेंथ है, आपका जो एक कोर कॉम्पिटेंस है, वो कहीं बाहर नहीं आता। सो आई ऑलवेज से लिसन टू ओनली दोज पीपल हु हैव अ जेन्युइन कंसर्न फॉर यू। और वो दो पीपल कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? वन आर पेरेंट्स, जिनको आप में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, दे वांट यू टू बी सक्सेसफुल। एंड सेकंड आर योर टीचर्स, again they don't have a vested interest, they want you to be successful। And why also they become more important or more genuine people is they have observed you for a long while। Your parents have observed you for almost 12 13 14 years now, and your teachers have observed you in every class, spending so many hours every day just interacting with you। So listen to only those who have a genuine concern for you। I will quickly move to give you a self-assessment tool। I told you the moment we talk about career assessment, there are 4 parameters: orientation, aptitude, personality, interest। अगर बाकी 3 चीजों के ऊपर किसी को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत सारे उसमें अलग अलग वीडियोस बना के रखे हैं, जहां मैंने OAPI का भी वीडियो बनाया है। बट आज इस सेशन में, because our time is limited, I will primarily talk about aptitude as a self-assessment tool। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं what is aptitude। आई एम श्योर आप लोगों को अपना बचपन याद होगा। अगर आपको बचपन याद नहीं है तो अपने छोटे किसी ब्रदर सिस्टर को बड़े होते देखा होगा। वो भी नहीं तो सोसाइटी के अंदर छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, उसको किसी बच्चे को आपने पिछले 4 5 6 साल से बढ़ते हुए देखा होगा। आपको 2 कैटेगरी के बच्चे बहुत स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। एक कैटेगरी बच्चे की है जिसको पापा वो मार्केट से छुप छुप चलने वाली ट्रेन लाके देते हैं। बच्चा वो ट्रैक बनाता है, ट्रेन रखता है, ट्रेन चालू करता है, छुप 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 ट्रेन घूमती है। लेकिन उसको ट्रेन रन करने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको ट्रेन को खोल के तोड़ के ये देखने में इंटरेस्ट है कि ये चलती कैसे है। दैट इज वन कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। सेकेंड कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन जिनको ट्रेन, प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं और मेरा मिकी माउस। They will pick up a useless paper or a rough paper, they will draw some cartoon on it, do some sketching, painting, coloring, doodling or with crayons। और शाम को पापा जब ऑफिस से घर वापस आएंगे तो उनको जाके दिखाएंगे, पापा see this is you। And there is a third category of children जिनको इन दोनों चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उनको हर चीज के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। They are very inquisitive। आप उनको बोलो कि जिस पे बैठते हैं उसको चेयर बोलते हैं, बोलेगा क्यों। आप बोलो जिस पे खाना खाते हैं उसको टेबल बोलते हैं, बोले क्यों। एक दिन पापा ऑफिस से आके घर बोलते हैं, बेटा मैं तेरा पापा हूं, बोले क्यों। सो दे हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीथिंग। दे वांट टू, दे आर वेरी इंक्विजिटिव। इन तीनों बच्चों में फर्क क्या है? पहले बच्चे को कोई सिखाता नहीं कि पापा जो टॉय लाके दे उसको तोड़ देना। दूसरे बच्चे को कोई सिखाता नहीं कि कार्टून बना के पापा को बोलना दिस इज यू। तीसरे बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। दिस इज व्हाट इज एप्टीट्यूड। वी से दिस इज द नेचुरल बेंट ऑफ माइंड और योर नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। जो चीज आप आसानी से, कंफर्टेबली, इजीली, फटाफट कर पाते हो बिना किसी इन्फ्लुएंस के,
That is what is your aptitude. And when you grow, when you come to grade 9, 10, 11, 12, you will be surprised to understand this aptitude gets converted in subject areas. क्लास में एक बच्चा गारंटीड होता है जिसके मैथ्स में हमेशा 100 on 100 मार्क्स आते हैं. आप इतनी मेहनत भी करते हो, एक्स्ट्रा गाइडेंस भी लेने की कोशिश करते हो, फिर भी आपके मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स नहीं आते. और एक दूसरा बच्चा है जिसके सोशल साइंसेस में, हिस्ट्री में हमेशा हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, और मेरे जैसे बच्चे को हिस्ट्री समझ ही नहीं आती. This is where we call natural bent plays a role, aptitude plays a role. तो जो सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट एरियाज आपको कंफर्टेबली समझ में आते हैं वो आपके हाई एप्टीट्यूड एरियाज हैं, और जो सब्जेक्ट्स में ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है, कंफर्टेबिलिटी फील नहीं होती, सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मन नहीं करता, दे आर योर लो एप्टीट्यूड्स. What you need to understand is what are your high and low aptitudes. Based on that, you should take a call what combination of subjects you should take in 11th, 12th. Let me quickly make you understand some basics. There are 5 categories of subjects which are studied in any board, any country across the world. And those 5 categories are, number 1 is maths, जिसके अंदर subjects like statistics, accounts, numerics, ये सब आ जाएंगे. Second category of subject are sciences, in which primary level पे we all study physics, chemistry, biology, but when you grow up, you can go for combination subjects like astrophysics, biochemistry, astrobiology, and so on, which are combination, but primary level it is physics, chemistry, and biology. Third are social sciences, where you study history, geography, economics, civics. Fourth category are languages, where you study English, and along with that some other languages could be Hindi, Sanskrit, Gujarati, or any other regional language. और पांचवी कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स. इसके अंदर आप आर्ट एंड क्राफ्ट है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स, कारपेंट्री वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, होम साइंस, ये सारे एरियाज प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स में आते हैं. और आप सब बच्चे कहीं से भी आप आए हैं, कुछ भी आपका बैकग्राउंड है, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, यही 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के साथ आपका एक्सपोजर होता है. तो उस एक्सपोजर का मतलब क्या है? उसका मतलब है अगर आपका एप्टीट्यूड मैथ्स के साथ कनेक्टेड है, मींस आपका मैथमेटिक्स कंफर्ट हाई है, दैट मींस आपका न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड हाई है. अगर आपका साइंस ज्यादा कंफर्टेबल फील देता है आपको, दैट मींस आपका लाइफ साइंसेस, मैकेनिकल, रिसर्च, साइंटिफिक, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड्स हाई हैं. अगर आपका सोशल साइंसेस ज्यादा कंफर्टेबल सब्जेक्ट है तो आपका लीगल, पॉलिटिकल, सोसाइटल, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, ऑब्जर्वेशनल बेंड ऑफ एप्टीट्यूड हाई है. अगर आपको लैंग्वेजेस ज्यादा पसंद है तो आपका लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल और एक्सपीरियंशियल एप्टीट्यूड हाई है. और अगर आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में ज्यादा कंफर्ट है तो आप मल्टीपल एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एप्टीट्यूड आपका हाई हो सकता है. दैट वुड बी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, परफॉर्मिंग, डिजिटल और कंप्यूटर्स, culinary आर्ट, स्पोर्ट्स, पीपल ओरिएंटेशन एंड सो ऑन. अगर आपने मेरी पिछले 5 मिनट में बात ध्यान से सुनी है तो आई एम श्योर आपको आपके हाई एप्टीट्यूड एरियाज समझ आ गए होंगे. सो व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन? शुड इट बी मार्क्स? आंसर इज नो. मार्क्स का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है और मार्क्स का स्ट्रीम सिलेक्शन से भी कोई लेना देना नहीं. बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, और इवन हमारे सोशल सिस्टम के अंदर अगर अच्छे मार्क्स हैं तो साइंस, एवरेज मार्क्स हैं तो कॉमर्स, कम मार्क्स हैं तो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स. दैट इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग वे ऑफ टेकिंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स. Even a 98% child or a 10 on 10 CGPA child can take humanities. There is nothing wrong, nothing bad. It's a great thing to study.
Even that child can take commerce, there is no issue. So marks should not be the criteria of stream selection. Should the peer group be criteria of stream selection? मेरे सारे दोस्त कॉमर्स कर रहे हैं सर, मैं अकेला साइंस में जाऊंगा तो लेफ्ट आउट हो जाऊंगा. आई वॉन्ट टू से कि दोस्तों के साथ आप शादी करके ताउम्र रहने वाले हो, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है बच्चे. दोस्तों 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद वो अलग होने ही वाले हैं, आपका स्ट्रीम अलग होने ही वाला है, आप डिफरेंट कॉलेज में जाने ही वाले हो. सो पीयर ग्रुप शुड नॉट बी द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन. सो क्या पेरेंट्स जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में जाना चाहिए? नॉट रियली. मैं हमेशा अपनी एक छोटी सी स्टोरी पेरेंट्स को, बच्चों को बताता हूँ. माय पेरेंट्स आर बोथ डॉक्टर्स. सो व्हेन आई केम टू 10th स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम आया तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप मेडिकल लो बाय डिफॉल्ट. तो आई सेड कि नहीं, मैं मेडिसिन नहीं करूंगा और कुछ भी करूंगा. तो दे सेड कि ठीक है आप इंजीनियरिंग कर लो. इंजीनियरिंग के ट्रैक पे चढ़ा, 4 साल इंजीनियरिंग किया. क्यों किया पता नहीं. इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में किसी प्रोफेसर से बात किया तो बोले एमटेक करो. आई टुक एडमिशन एमटेक स्ट्रक्चर्स. एमटेक किया तो दूसरे प्रोफेसर ने बोला कि नहीं, टेक्नोलॉजी आपके लिए सही एरिया नहीं है, आपको तो मैनेजमेंट में जाना चाहिए. कैट का एग्जाम दिया, आईआईएम में 2 आईएम से कॉल आया, कोई कॉल कन्वर्ट नहीं हुआ. फाइनली आई डिड माय एमबीए फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी. निर्मा यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में आते आते मुझे पता लगा या ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि आई एम नॉट इवन फिट फॉर मैनेजमेंट. सो द पॉइंट इज that was the time when I went back to my parents and I shared with them the thoughts. So we all realized कि genes का, genetics का, aptitude से कोई लेना देना नहीं है. They are very different things. क्या मेरे को social influence के हिसाब से जाना चाहिए? आने वाले टाइम में कौन सा करियर ऊपर आएगा, मार्केट में कौन सा करियर चल रहा है, किस करियर में बहुत सारे पैसे मिलते हैं? आंसर इज नो. मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी प्रोफेशन या सोसाइटी या मार्केट में चलने वाली जो करियर है उसको पकड़ के बच्चा फिट नहीं किया जाता. इट इज नेवर डन दैट वे. हमेशा आपका ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करियर ढूंढ के आपको सही फिटनेस दी जाती है. दैट करियर will be the career which you are expected to be most successful in. So the basis of stream selection should be subject comfort at 10th level, which in turn means go for subjects which are your high aptitude areas at 10th level. As we all know, after 10th, current system में जो groups हैं, science A group जहां आप combination subjects का पढ़ते हैं, physics, chemistry और maths, साइंस बी ग्रुप जहां कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कमर्शियल स्टडीज या कॉमर्स जिसमें आप अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जिसके अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं. किस तरह के बच्चे को किस स्ट्रीम में जाने के बाद क्या करना चाहिए? सो लेट अस क्विकली फर्स्ट टॉक अबाउट साइंस ए ग्रुप. अगर 10th लेवल पे आपका मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रांग है, और कॉम्बिनेशन स्ट्रांग का मतलब आपका कॉन्फिडेंस उन सब्जेक्ट की ग्रास्पिंग 95% लेवल प्लस है. मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेवल की बात कर रहा हूं. तो आप साइंस ए ग्रुप के लिए सही बच्चे हैं. गो अहेड एंड टेक साइंस ए ग्रुप. एंड अलोंग विद दिस आई विल क्विकली इवन टेल यू क्या क्या चीजें आप उस ग्रुप के बाद कर सकते हो, किस किस प्रोफेशन में आप जा सकते हो. सो यू कैन बिकम एन इंजीनियर. वी ऑल नो देयर आर मोर देन 50 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम. सो यू कैन स्टार्ट विद एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल, सिरेमिक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड सो ऑन सो फोर्थ. You can see there are loads of branches of engineering available to every child. You can pick up branch of your choice. This is one thing what you can do after science A group. Next, you can also A group के बाद go for architecture या planning. Architecture का 5 साल का कोर्स है, planning का 4 साल का कोर्स है, जिसके बाद आप archaeologist, architect, architectural engineer, surveyor, building inspector, conservation officer, interior designer, landscape artist, restoration artist, spatial designer, town planner, urban planner and so on. इनमें से किसी भी एरिया में जा सकते हैं. इसके अलावा you can become a pilot after 12th PCM. You can become army officer, air force officer, naval officer or a fashion technologist. Next we talk about science B group.
अगर आपका मैथ्स इतना पावरफुल नहीं है लेकिन साइंसेस आपके सॉलिड पावरफुल है, एंड अगेन माय डेफिनेशन ऑफ सॉलिड पावरफुल इज 95% लेवल प्लस कॉन्फिडेंस एंड ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट एट 10th लेवल, देन बी ग्रुप वुड बी द राइट चॉइस फॉर यू। बी ग्रुप के बाद ऑल ऑफ अस नो हम एमबीबीएस करके एलोपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, बीडीएस करके डेंटिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा आप आयुर्वेदा डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, सिद्ध डॉक्टर, नेचुरोपैथी डॉक्टर और यूनानी डॉक्टर भी बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर पैरामेडिकल साइंसेज, जिसके अंदर आप टेक्नीशियन बन सकते हैं एडवांस केयर में, एनेस्थीसिया, कार्डियोवैस्कुलर, क्रिटिकल केयर, ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, ट्रॉमा थेरेपिस्ट, और you can become a technologist in dialysis, imaging, laboratory, nuclear medicine, ophthalmic, optometric, perfusion and so on. Rehabilitation sciences के अंदर भी opportunities available हैं PCB बच्चों के लिए, where you can become a child welfare specialist, clinical social worker, counselor, mental health worker, orthotist or a prosthetist, otologist, clinical psychologist or a therapist in the area of audiology, auditory, developmental rehabilitation or a speech therapy or pathology. इसके अलावा वेटरनरी साइंसेज या फिशरी साइंसेज में भी आप जा सकते हैं, जिसके अंदर यू कैन बी पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनिमल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एनिमल जेनेटिस्ट, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, डेयरी साइंटिस्ट, फिशरी साइंटिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, पिसिकल्चरिस्ट, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिस्ट, पोल्ट्री साइंटिस्ट और वेटरनरी बायोसाइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और सर्जन। नाउ ए ग्रुप या बी ग्रुप, किसी का भी कोई बच्चा है वो प्योर साइंसेस और एग्रीकल्चरल साइंसेस, ये दो एरियाज के अंदर जा सकता है। एनीबडी फ्रॉम PCB और PCM is allowed to go. So pure sciences में you can get into different specializations to become anthropologist, biochemist, biophysicist, biotechnologist, botanist, chemist, forensic scientist, geologist, mathematician, microbiologist, physical scientist, physicist, research scientist, seismologist, statistician or a zoologist. In agricultural sciences, you can become an agriculturist, silviculturist, ecoculturist, horticulturist, floriculturist, mariculturist, food technologist, biotechnologist, soil or a vegetable or a fruit scientist, plant pathologist, agricultural economist, nutritionist and so on and so forth. Next we come to commerce. अब मैं ढेर सारे बच्चों को जब 11th 12th में कॉमर्स में मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ बेटा कॉमर्स क्यों लिया, तो बच्चे बोलते हैं कि सर साइंस लेना नहीं था, बहुत टफ था, और सर कॉमर्स लेने में तो हमारी इज्जत ही चली जाती। Now for the children who want to or who think this way, I want to tell them their thought is wrong. By and large, मैं बहुत सारे बच्चों को जब कॉमर्स में देखता हूं और मैं पूछता हूं बेटा 10th लेवल पे मैथ्स का स्टेटस आपका क्या है, so the answer which comes is sir 35%, 40%, barely passing. Those children may not be the right children to go for commerce. So you can see, if you are a combination of mathematics and social sciences, and specifically economics as a subject in social sciences, then you are the right candidate to go for commerce. Commerce करने के बाद, again, lot of professions. You can be an actuary, auditor, banker. You can be after doing higher certifications, you can be a chartered accountant, company secretary, cost and works accountant, financial analyst, finance planner, finance controller, investment analyst, statistician, stockbroker, tax auditor or a tax consultant. Next we come to humanities. अगर आप social sciences और languages की combination में बहुत अच्छे हैं, आपका theoretical bend strong है, तो humanities और social sciences के लिए आप सही बच्चे हैं। Go and take arts or what we call as humanities. और जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि ह्यूमैनिटीज के बाद ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, आई रिग्रेट टू डिसएग्री विद यू। ह्यूमैनिटीज के बाद, जस्ट फॉर योर नॉलेज, देयर आर मोर देन 50 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। So after humanities, you can be a political scientist, psychologist, historian, geographer, anthropologist, archaeologist, public administrator, curator, editor, journalist, sociologist, restorer, social worker, or a translator. Finally, if a child comes to me and says, sir, whatever you've told about maths, you've told about maths and science, you've told about only science, you've told about maths and social sciences and languages, what about practical skill based areas or subjects?
अगर आप उन एरिया में अच्छे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप 10th के बाद डिप्लोमा प्रोग्राम में चले जाइए। डिप्लोमा में आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंसेज में, पैरामेडिकल साइंसेज में, रिहैबिलिटेशन साइंसेज में, डिजाइन फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, फॉरेन लैंग्वेज, हेल्थ केयर एंड योगा और वोकेशनल स्टडीज। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि 10th के बाद जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स का कंफर्ट है आपका, उसके बेसिस पे 11th 12th के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस पिकअप कर लें, और उस चॉइस पिकअप करने के बाद 12th के बाद हम ऑल्टरनेट स्ट्रीम में पिकअप शिफ्ट कर जाएं। और वो ऑल्टरनेट स्ट्रीम्स क्या है? ढेर सारी। 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम का बच्चा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बाद आर्म फोर्सेस कर सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल स्टडीज। So I'll quickly take 3 to 5 more minutes and I'll share with you in a very straight shot about professions जो आप हर एक कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं। तो उस प्रोफेशन को माइंड में रख के मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप सोच सकते हैं कि आपको 11th 12th में मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रीम सिलेक्शन या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन कैसे करना है। आर्म फोर्सेस के बाद यू कैन बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। Also, there is an option of Central Armed Police Forces, जिसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, असम राइफल्स है, BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की फोर्सेस आती हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में जाने के बाद यू कैन बी पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। You can be into systems, operations, information technology, logistics, international business. Computer applications काफी अपकमिंग फील्ड है जिसके अंदर एप्लीकेशन डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सब इस तरह के वर्ड सुनते हैं, मशीन लर्निंग, ऑडियो एंड वीडियो, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल सोशल मीडिया, एथिकल हैकिंग, ई गेमिंग, गेम डिजाइनिंग, नेटवर्किंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग। डिजाइन के अंदर you have again lot of different types of designs where you can specialize in and become a designer in that area. Could be animation, applied arts, ceramic and glass, exhibition, fine arts, film and video, furniture, graphic, product, interior, textile, visual. Economics करने के बाद बहुत सारे एरियाज में आप एनालिस्ट बन सकते हैं, which could be business, credit, data, finance, economics, risk, पॉलिसी, पोर्टफोलियो, मार्केट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट, होटल मैनेजमेंट। ये करने के बाद यू कैन बी पार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन, जिसको हम किचन ऑपरेशंस या शेफ बोलते हैं, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, जिसको हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट बोलते हैं, हाउसकीपिंग, रूम मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंक्वेट मैनेजमेंट, फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट, गेस्ट रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस एंड सो ऑन। लॉ करने के बाद यू कैन बी एन एडवोकेट, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट, डिप्लोमैट, इन्वेस्टिगेटर, जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लॉयर, लीगल एडवाइजर, लिटिगेटर, मीडिएटर, प्रोफेसर, प्रोसिक्यूटर, सोशल एक्टिविस्ट और सॉलिसिटर। लिबरल स्टडीज का ऑप्शन भी सब बच्चों के लिए ओपन है, जिसके अंदर आप फंडामेंटली किसी भी एक पर्टिकुलर डिग्री को ज्वाइन नहीं करते, आप एक फाउंडेशन प्रोग्राम में जाते हैं, सेकेंड या थर्ड ईयर में स्पेशलाइज्ड मेजर चूज करते हैं। उस मेजर को चूज करने के बेसिस पे आपको बीए या बीबीए या बीकॉम या बीएससी का डिग्री मिलता है। वो करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्री देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस व्हिच यू कैन गेट इनटू, स्टार्टिंग विद एडवर्टाइजिंग टू पब्लिक रिलेशंस टू बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस कंसल्टेंसी एंड सो ऑन। मास कम्युनिकेशन आप सब कर सकते हैं अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड कंट्रोल बहुत अच्छा है और उसी के एरिया में आगे जाना चाहते हैं। यू कैन बिकम एंकर, एडवर्टाइजर, ब्रांड मैनेजर, ब्लॉग राइटर, क्रिएटिव राइटर, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन राइटर, कॉरेस्पॉन्डेंट, डायरेक्टर, एडिटर, फिल्म मेकर, फैशन कम्युनिकेटर, जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोग्रामर, फोटो जर्नलिस्ट, पीआर स्पेशलिस्ट एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसके अंदर सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग, ये 3 कैटेगरीज आती हैं। सो इफ यू वांट to be part of any one of them, you can be an actor or an actress, you can be a choreographer, composer, dancer, director, dramatist, musician, screenwriter, singer, talent manager, theater artist, trainer or a vocalist.
Also there is an option of sports open for all the children. बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स के ओरिएंटेड होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर स्पोर्ट. आप BPES, दैट इज बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर बिकम एन अनाउंसर, एथलीट, कोच, कमेंटेटर, इक्विपमेंट मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर, रेफरी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्टेडियम मैनेजर. Lastly, vocational studies में you can be part of animation, applied computer technology, and automobile, beauty, wellness, data analytics, fashion technology and apparel designing, food processing, quality management, food science, greenhouse technology, healthcare, hospitality and tourism, interior design, medical lab technology, organic agriculture, printing and publication, refrigeration and air conditioning, retail management, software development, soil and water conservation, tea husbandry and technology, theatre and acting, web technologies, and so on and so forth. Finally, before I move to question and answers, once again, I would quickly like to thank Anupama ma'am. I would like to thank Priya Iyer ma'am. I would like to thank all other teachers, parents, and definitely all the children who have been part of today's session. Quickly sharing with you, IQ Digital, the company which I am representing, we are now only an online platform फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेपरेशन. अगर आपको नेशनल लेवल पे किसी एग्जाम की तैयारी करनी है रिलेटेड टू लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, होटल मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज एंड सो ऑन, you can connect with us. We'll be happy to train you for national level competitive exams. And if you are confused, still not clear what you want to do, seek more professional guidance, you can connect with me for personal career counseling at 7600 or you can connect with me on social media at IQ Mohit. My website is mohitmangal.com.